हाय गाइस, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग देखे होंगे कि लोग पढ़ाते हैं और प्रश्न बोलने का डायरेक्ट उसका उत्तर बता देते हैं, लेकिन वह बच्चे भूल जाते हैं। मैं आपको पहले प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद उसका उत्तर भी बताऊंगा, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण भी करूंगा, जिसे आपको ध्यान से सुनना और समझना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का कि सर्वनाम किसे कहते हैं। आप सभी लोग पढ़े हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आज हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, आप लोग एक वाक्य देखिए, राम घर जाता है और वह पढ़ता है। यहाँ देखिए, राम घर जाता है और वह पढ़ता है। वह क्या करता है? पढ़ता है। अगर सर्वनाम का इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि वह वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देता है और वाक्य क्या होता है? सुंदर लगता है, व्याकरण की दृष्टि से सही माना जाता है। अगर यहाँ राम घर जाता है लिखा गया है, फिर अगर कह दिया जाए कि और राम पढ़ता है, तो यहाँ राम के क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो जा रहा है। इसलिए पुनरावृत्ति को न दोहराने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। राम के जगह क्या किया जा रहा है? वह का प्रयोग किया जा रहा है। राम घर जाता है और वह पढ़ता है। अगर वह के जगह राम कहा जाए तब क्या है? वह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है, पुनरावृत्ति दोष कहा जाता है। तो क्या है? देखिए, राम एक संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जा रहा है? वह का प्रयोग किया जा रहा है। वह क्या है? आपका एक सर्वनाम है। तो जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है। जैसे यह हो गया, वह हो गया, वे हो गया, उनका हो गया, इनका हो गया, मैं, तुम, यह सभी क्या है? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? अब आपको जानना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आपको जानना है कि 6 भेद कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद देखिए कि 5वां होता है संबंधवाचक सर्वनाम, 6वां होता है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम में पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, ये सभी क्या पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिसमें निश्चय का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, ये सभी क्या हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो निश्चित नहीं होते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। थोड़ा, बहुत, ये सभी क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिसमें से द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न के बारे में पता चलता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है आपका क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। वह अगर वही पूछा जाए क्या वह घर जाता है, तो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। अगला देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम के द्वारा एक दूसरे के संबंधों का पता चलता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं क्या एक सर्वनाम है, मैं क्या है? एक सर्वनाम है। और उसके बाद ने क्या है?
आपका विभक्ति है, कर्ता ने, कर्ता कारक चिन्ह है, ठीक है। इस तरह से कल भी मैं बताया था कि सर्वनाम के साथ किसी भी विभक्ति को आपस में जोड़कर लिखते हैं। तो इसे जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैंने, यानी सर्वनाम को सर्वनाम के साथ क्या करेंगे, विभक्ति को हम जोड़कर लिखते हैं। तो मैंने क्या हो गया, एक संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अगला देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा स्वयं क्या पता चलता है, स्वयं के बारे में पता चलता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं क्या हो गया, मैं स्वयं यह काम कर लूँगा। यह स्वयं क्या है, आपका निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कहा जाए वह अपना काम खुद कर लेता है, वह अपना काम खुद कर लेता है, तो खुद भी क्या है, एक निजवाचक सर्वनाम है। इस तरह से इस सर्वनाम को जो विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं वह हमारे विस्तृत वीडियो में भी जाकर पढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, क्रिया किसे कहते हैं। आप लोग जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसा शब्द जिसके द्वारा किसी काम के होने का बोध होता है, ज्ञान होता है, बोध मीन्स ज्ञान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, खाना क्या एक क्रिया है। हंसना, हंसना क्या एक क्रिया है। रोना क्या एक क्रिया, बैठना एक क्रिया। खाना शब्द के द्वारा हमें पता चला है कि खाने की क्रिया हो रही है। हंसना शब्द के द्वारा हमें पता चलता है कि हंसने की कार्य किया जा रहा है। रोना के द्वारा रोने का कार्य हो रहा है। बैठना के द्वारा बैठने का कार्य हो रहा है। ऐसे शब्द जिसके द्वारा हमें किसी कार्य के या काम के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगला देखिए, क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। ध्यान रखना आप लोग, क्या मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अ मिस नहीं, कर्म मिस कर्म। जिस वाक्य में या जिस क्रिया में कर्म नहीं जुड़ा रहता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया में कर्म नहीं रहता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और देखिए दूसरा सकर्मक क्रिया। स में साथ में कर्म मिस कर्म जुड़ा रहता है। जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा रहता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान रखना है क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। चलिए अगला देखते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तो बताइए काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं, जिससे वर्तमान समय का पता चलता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जिस समय के द्वारा बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। और जिस के द्वारा आने वाले समय का बोध होता है उसे हम भविष्यत काल या भविष्य काल कहते हैं। वर्तमान काल क्या होता है, जैसे वह पढ़ रहा है, यह क्या हो गया, वर्तमान काल। वह पढ़ रहा था, क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। वह पढ़ेगा, क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि काल कितने होते हैं, काल तीन होते हैं। कौन कौन से, पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल होता है। अब अगला देखिए, आपको बताना है कि स यानी बड़ा स जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। बताइए, कमेंट कीजिए, सभी लोग बताओ इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है, तालु होता है। इसे हम इसीलिए तालवी स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तालवी स कहते हैं। और आपको यह तीनों प्रश्न बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है।
तालवी स, उसके बाद क्या होता है मूर्धन्य स, क्या होता है मूर्धन्य स, उसके बाद दांती स। यह तीनों ही क्वेश्चन आपसे उच्चारण स्थान के रूप में पूछा जाता है। इसको हम तालवी स कहते हैं, इसे मूर्धन्य स कहते हैं, इसे दांती स कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बड़ा स का आपका उच्चारण स्थान पूछा जाए तो इसका तालु होता है। अगर इसका इस दूसरे स का पूछा जाए तो इसे को मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा उच्चारण स्थान होता है। और इसका उच्चारण स्थान छोटे स का दंती होता है। क्या होता है? दंत होता है। ठीक है, तो इस तीनों को आपको याद रखना है। तालवी स, मूर्धन्य स, दांती स, इसका उच्चारण स्थान तालु, इसका मूर्धा और इसका क्या होता है? दंत होता है। चलिए अगला देखिए। इसका बताइए वह का उच्चारण स्थान क्या है। आपको बताना है कि वह का उच्चारण स्थान क्या होता है। बताइए कि वह का उच्चारण स्थान क्या है, यानी वह से वट जो लिखते हैं आप लोग, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान को ही बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया हूँ, विस्तृत वीडियो में आपको देख कर उसे पढ़ समझ सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं तो जाकर उस वीडियो को भी देखें और समझें। वह का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत और ओष्ठ, यानी वह का जब उच्चारण हम करते हैं तो दांत और ओष्ठ दोनों से प्रयोग होता है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, अंग का उच्चारण स्थान क्या है। आपको बताना है कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है। तो अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। कंठ यानी जिस वर्ण को बोलते समय कंठ से आवाज आता है, कहाँ से? कंठ से आवाज आता है, उसे हम कंठ उच्चारण स्थान कहते हैं। इसके में क, ख, ग, घ, यानी क वर्ग में जितने भी वर्ण 5 आते हैं इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ ही होता है। अगर क का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो कंठ, ख का पूछा जाए तब भी कंठ होगा, ग का कंठ होता है, घ का कंठ होता है, अंग का भी क्या होता है? कंठ उच्चारण स्थान होता है। इसे आपको ध्यान रखना है। क वर्ग में क्या होता है? सबका उच्चारण स्थान कंठ होता है। क बोलकर भी देखिए, आप क बोलिए, क बोलिए, देखिए आवाज कहाँ से आ रहा है? कंठ से आ रहा है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इन सबसे संबंधित बहुविकल्पी रूप में भी मैं प्रश्न लेकर आऊँगा, जिसे देखकर आप अपना आकलन भी कर सकते हैं। और इससे संबंधित टेस्ट भी बहुत सारा दिया गया है, जिसे देखकर आप अपना आकलन कर सकते हैं। पढ़िए ध्यान से और उसके बाद जाकर टेस्ट लगाइए। देखिए, क का उच्चारण स्थान की दृष्टि से क्या है। आपको अब बताना है क का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए आपका यह क्वेश्चन आ गया ना, तो क का उच्चारण स्थान बताइए क्या होगा? कंठ होगा। क्या होगा? कंठ होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। अब आपको बताना प्रत्येक जो वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन क्या कहलाते हैं। कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन बता पाता है। बताइए कि वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं बताइए, कमेंट कीजिए। तो यह क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाते हैं। अब आप लोग जानेंगे कि वर्ग क्या होता है, यानी क, ख, ग, घ, ङ, यह जो होते हैं ये एक वर्ग के क्या हैं? 5 वर्ण होते हैं। इसको क वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क वर्ग। क का पहला अक्षर, या दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और यह क्या हो गया? 5वां अक्षर होता है। तो पहला, तीसरा और 5वां यह क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। पहला, तीसरा और 5वां यह क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और इसके बाद जो बच जाता है दूसरा, यानी दूसरा और चौथा, यह क्या होते हैं? यह महाप्राण होते हैं। ठीक है, यह किसके आधार पर बांटा गया है? तो यह प्राणवायु के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया, अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और
पांचवा अक्षर क्या होता है, पांचवा अक्षर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा और चौथा अक्षर, यानी दूसरा और चौथा अक्षर यह क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं प्रत्येक वर्ग का, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलिए, इसका बताइए ए अ का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है कि ए और अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, बताइए। तो इसका उच्चारण स्थान आप देखेंगे क्या होता है, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ तालु होता है, ठीक है। दो जगह से इसका उच्चारण स्थान एक साथ होता है, कंठ से और तालु से। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं ये एक क्या है, संयुक्त स्वर है। क्या है, एक संयुक्त स्वर है। यह अ प्लस ई से मिलकर क्या बनता है, बराबर ए बनता है। क्या बनता है, ए बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, अ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, ठीक है। इस तरह से अ का कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो इस तरह से दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, कंठ तालु। क्या हो जाते हैं, कंठ तालु। इसे भी ध्यान में रखना। अगर अ का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो कंठ होता है, ई का पूछा जाए तो तालु होता है। दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनते हैं, ए बनते हैं। और ए और आय दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और तालु होता है। आपका यह सही जवाब होगा। चलिए अगला बताइए, घ का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। इसमें क्या है, घ का उच्चारण स्थान क्या है, आपको बताना है। घ से घड़ी वाला इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वर्ण के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं। अब आपको बताना है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या कहलाता है। तो इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वह क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा और चौथा यह क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों को कितने भेद होते हैं, यानी कौन कौन से भेद होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे स्वर के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। उसमें 6 में जो मात्रा के पहला आधार होता है, मात्रा के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है, क्या लगता है, कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिस स्वर को बोलने में अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। चलिए अगला देखते हैं, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती है। फिर आपके पास यह क्वेश्चन आ गया कि सर्वनाम के साथ जो प्रयुक्त होता है, जो प्रयोग होने वाली विभक्ति होती है, क्या होती है, विभक्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उस क्रिया को हम संश्लिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, संश्लिष्ट। संश्लिष्ट मीन्स क्या होता है, जोड़ना। संश्लिष्ट मीन्स जोड़ना, मिलना या मिश्रित होना, ठीक है। यानी जो मैं बताया हूँ कि मैंने, मैं सर्वनाम है और ने क्या है, आपका विभक्ति है, अर्थात कर्ता कारक चिन्ह है। तो इन दोनों को जब आपस में हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ कर लिखते हैं। क्या करते हैं, जोड़ कर लिखते हैं, मैंने, ठीक है। मैंने ऐसे लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखते हैं। अलग अलग लिख रहे हैं तो वह गलत माना जाता है। इस तरह से यह क्या है, एक संश्लिष्ट क्रिया हो रही है, किसमें, सर्वनाम में और विभक्ति में। इस तरह के इसे हम क्या कहेंगे, संश्लिष्ट कहते हैं। चलिए इसके साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।